Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PB Sawani Center for Excellence as a senior faculty. तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको डोमेन की क्वेश्चन करवा रहा था फंक्शन में। तो अभी मैं आज की लास्ट क्लास है डोमेन की मैं अभी आज क्वेश्चन और करवा देता हूँ। इसके बाद अपन कुछ रेंज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए मिलते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन किस तरीके से इसके डोमेन के करने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जरा देखिए। क्वेश्चन है the domain of the function fx। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा कर दूं और आप उसको अच्छे से पढ़ें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्स मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर x minus 6 is where this is GIF का मतलब कि जो ब्रैकेट है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। चार ऑप्शन में इसमें लिख देता हूं, चार ऑप्शन जो दिए हुए मेरे पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2, 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, दूसरा ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -2, 2 पर क्लोज ब्रैकेट, इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। तीसरा ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन ब्रैकेट, यूनियन 4 से लेकर इनफाइनाइट। और फोर्थ ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। तो जरा देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, वो जरा देखते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भी कोई चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पता हो, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन अब दूसरी बात, एक और बात, कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -6, ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए अंडर रूट की वजह से। लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसलिए इसका मैं जीरो नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, तो ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट टी। सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज करेंगे इसके, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? t आप कॉमन ले लीजिए, t माइनस 3, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 t माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। t माइनस 3 पूरे में से कॉमन आ गया, t माइनस 3 कॉमन आ गया और t प्लस 2 हो गया ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व यदि आप बनाएंगे यहां से, तो आपको यहां पर -2 मिलेगा और यहां से 3 मिलेगा। कहने का मतलब t की जो वैल्यू आई ग्रेटर देन है, तो t की वैल्यू जो आई वो लेस देन -2 आई, और t की वैल्यू, क्योंकि ये वाला आपका आंसर है, ग्रेटर देन 3 आई। अब जरा देखिए, बहुत ध्यान से बात को समझना है, बहुत ही ध्यान से बात को आपको समझना है। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है, मैं आपको अलग अलग समझाता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका लेस देन है -2 से। आप जरा नंबर लाइन पर आइए, नंबर लाइन पर -2 को खींचिए, -1 को खींचिए, -3 को खींचिए। तो -2 कब होगा, यानी x की ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 कब होगा? जब ये वैल्यू कहीं यहां होगी, मतलब हमेशा लेफ्ट साइड की वैल्यू लेते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू कुछ भी ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू यदि कुछ भी हुई,
या ये वाली वैल्यू कुछ भी होगी, तो मतलब -2 से छोटी वैल्यू आएगी। -2 कब आएगा? जब यहाँ पर कोई आंसर आएगा -2 या -2, मतलब x की वैल्यू यदि -2 से छोटी है, यदि x की वैल्यू -2 से छोटी है, तो -2 से छोटी होने का मतलब आपकी वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको -3 से चाहिए। -2 से छोटा होने का मतलब आपका पहला जो इंटीजर आएगा, -2 से छोटा पहला इंटीजर कौन आएगा? -3। -2 से छोटा, -2 से छोटा जो पहला इंटीजर आएगा, आपको इंटीजर बताने होते हैं इसमें आंसर, पहला जो इंटीजर आएगा वो आएगा -3। तो -3 कब हो सकता है? -3 तब हो सकता है जब ये -2.1 हो, -2.2 हो, -2.3 हो, यहाँ पर यानी -2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप ले लोगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो -3 ही आएगा, -4 ही आएगा। जैसे मान लीजिए -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -3 होगा। तो मैंने वही बोला ना, ये क्योंकि -2.1 इससे छोटा है, तो x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। पहला आंसर, x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 से बड़ा है। इसको भी नंबर लाइन से समझिए, 2, 3, 4, 5, 3 से बड़ा यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 4 से। तो 4 x की वैल्यू कब होगी? जब 4 कब हो सकती है? इंटीजर 4 कब हो सकता है? जब 4.1 आंसर हो, 4.2 आंसर हो, 4.3 हो, 4. यानी 4.99 तक आंसर यदि है आपका, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। यानी 4 से बड़ा कोई भी आप यदि नंबर ले लें, 4 से बड़ा यदि आप कोई भी नंबर ले लें, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से बड़ा आएगा, 4 या 4 से बड़ा आएगा, क्योंकि आपको आंसर 3 से बड़ा है, यानी 4, 5, 6, 7 ये आंसर होने चाहिए। तो 4 आंसर कब कब हो सकता है? 4.1 पे, 4.2 पे, 4.3 पे, 4.5 पे 4 आंसर आएगा। और 4 को यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 आप ले सकते हैं, 4 को आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, क्योंकि 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या होगा? 4 होगा। ठीक है ना? तो इन दोनों को मिलाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा x की वैल्यू -2 से छोटी, -2 से छोटी मतलब -∞ से -2। -2 को नहीं लेना, क्योंकि -2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा, जबकि -2 आपको नहीं चाहिए। -2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -2। तो -2 आपको नहीं चाहिए, आपको -2 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो -2 से छोटा इंटीजर कहां से मिलेगा आपको? -2 से छोटी वैल्यू पर। छोटी वैल्यू मतलब इधर वाली वैल्यू पर, क्योंकि इधर पर आप खड़े हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। ये मैंने आपको बताया। यूनियन 4 से लेकर आगे, क्योंकि 4.1, 4.2 पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 मिलेगा, 5.1, 5.2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 मिलेगा। तो आपको कौन कौन से इंटीजर चाहिए? 3 से बड़े, यानी 4, 5, 6, 7। तो वो कब मिलेंगे? जब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, तो 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूँ। ठीक है, अब इसको नोट करिए जरा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं। वीडियो पॉज करके आपको नोट करना है, ध्यान रखना, वीडियो पॉज करके नोट करोगे। ऐसा मत बोलना सर आपने तुरंत रफ कर दिया। तुरंत इसलिए रफ किया क्योंकि आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया है, ये मैंने मान लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डोमेन से हटकर है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर मैं डोमेन का ही क्वेश्चन करवाऊंगा, पर ये रिलेटेड सम ही इसलिए बता रहा हूँ। ये पीरियड का सम है। पीरियड किस तरीके से पीरियड निकालते हैं, कुछ अजीब सा एक क्वेश्चन है। उस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, if fx is an odd function with period 2, with period 2, find the value of f4, find the value of f4, f4 की वैल्यू बताइए, आपको ये बताना है। तो ऐसे फंक्शन का पीरियड कैसे निकाला जाए जिसके बारे में क्या बोला है, सिर्फ एक ऑड फंक्शन है। देखिए ऑड फंक्शन वो होता है कि एफ एक्स आप एक्स की जगह पर -x रख दें, लेकिन आपको क्या मिल जाए? -fx मिल जाए। यानी आप इसको इधर ले आइए तो ये क्या हो गया? एफ एक्स, या मत लाइए, ये ऑड फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। अब आप ले आइए, इधर ले आइए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ द -x इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये ऑड फंक्शन को डिनोट करता है। मैं यदि x की जगह पर इसमें 0 पुट कर दूं
तो ये हो गया f0 प्लस f0 इज इक्वल टू 0, यानी 2 टाइम्स ऑफ f0 इज इक्वल टू 0, यानी f0 इज इक्वल टू व्हाट 0। जबकि मेरे पास क्या गिवन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2। तो पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 होने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन में 2 जोड़ दें तो उस फंक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वापस से fx आ जाना चाहिए। वापस से क्या आ जाना चाहिए? fx आ जाना चाहिए। ये है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। अब इसमें मैं क्या करता हूं, पुट, क्योंकि मुझे 4 लाना, तो 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, x की जगह पर मैं 2 रख दूंगा तो f2 आ जाए, यहाँ x की जगह पर मैं 2 रख सकता हूँ तो 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f2। लेकिन f2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, f2 की वैल्यू पता नहीं मुझे पता है f0 की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x टेंस टू x + 2, हर एक x को x + 2 से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं यदि x को x + 2 से रिप्लेस करूंगा तो ये x + 4 हो जाएगा, x + 4, देखना कैसे जादू होगा। और यहाँ पर x को x + 2 से रिप्लेस करेंगे तो x + 2 हो गया। अब आप एवरी x को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, एवरी x को 0 से क्योंकि सॉरी अभी 0 को रिप्लेस करने से पहले आप एक काम करिए, fx + 2 की जगह पर fx रख दीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले प्रूव करवा दिया है। यानी fx + 4 इज इक्वल टू fx + 2, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यदि आप निकालेंगे तो fx + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। अब आप क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू 0, दोनों में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो f4 आ जाएगा, f4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f0 0, और f0 की वैल्यू पहले से ही पता है कि f0 की वैल्यू क्या है, 0। तो ये हो गया f4 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो f4 की वैल्यू आ गई 0, जो अपने को निकालनी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ डोमेन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी सी वैल्यू दी हुई है, कुछ ज़्यादा डिटेल पता नहीं होती, ज़्यादा डिटेल नहीं पता, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो इस सम को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, और जब भी एग्जाम देने जाइए तो इस टाइप के सम आप देख कर जाइए। ठीक है, लिख लीजिए इसको, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। अब मैं इसको रफ करता हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू लॉग, देखिए लॉग आ गया, log 10 ब्रैकेट में 1 माइनस फिर से लॉग यहां पर भी बेस कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बेस आप 10 मान लीजिए, कुछ भी नहीं दिया हुआ है बेस यहां पर, x² - 5x + 6 इज, क्या होगा इसका डोमेन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 2 से 3 ओपन ब्रैकेट के साथ, दूसरा ऑप्शन 2 से 3 क्लोज ब्रैकेट के साथ, तीसरा ऑप्शन, देखिए यहीं पर सिर्फ 2 से 3 में ही कंफ्यूज कर दिया, 3 पर क्लोज 2 पर ओपन, और चौथा ऑप्शन दे दिया इन्होंने 2 पर क्लोज और 3 पर ओपन। सिर्फ 2 से 3 पर ही पूरा घुमा दिया इन्होंने कि 2 से 3 पर ही आप घूम जाइए। ठीक है ना, क्या क्या बातें हैं जो अपने को दिमाग में रखनी है, क्या क्या बातें जो अपने को समझना है, वो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। यहां पर आपको क्या करना है, लॉग फंक्शन है आपके पास, लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस लॉग x² - 5x + 6। अब इसमें एक लॉग नहीं है, इसमें 2 लॉग है। एक लॉग ये, इस लॉग का आर्गुमेंट ये है पूरा, यानी इस लॉग का जो आर्गुमेंट है, यानी 1 माइनस लॉग x² - 5x + 6 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0।
लॉग का जो आर्गुमेंट है उसका आर्गुमेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ये आपको लेना है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये भी तो एक लॉग है, इस लॉग का आर्गुमेंट क्या है ये, तो इस लॉग का आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दैट ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये दोनों सॉल्व करना है, इन दोनों का जो फाइनल आंसर होगा वो अपना फाइनल आंसर है, राइट। इसको सॉल्व करिए, इसको उधर ले जाइए, तो हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस और इक्वल टू 1। तो यहां पर बेस 10 था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 1, राइट। कहीं पर इसमें थोड़ा सा मैंने शायद क्वेश्चन गलत नोट कर लिया है लगता है। टेन की पावर 1 10 होगा, ये एक्चुअली इट इज नॉट 6, इट इज 16, इट इज 16, इट इज 16, इट इज 16, 60, दैट इज द प्रॉब्लम, 16, ये भी 16 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 की पावर 1 यानी 10, इधर माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 लेस और इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी यहां पर आ गया x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका आप वेवी कर्व बनाएंगे, इसका आप वेवी कर्व बनाएंगे तो वेवी कर्व बनेगा 2 और 3, 2 और 3, लेकिन आपका आंसर लेस देन यानी 2 से 3, यानी x बिलोंग्स टू 2 से 3, और ये स्लैक इनइक्वलिटी है, ये वाली इनइक्वलिटी, इसलिए ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों पर, 2 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा और 3 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा। तो यहां से आंसर ये आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यदि आप देखें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि a 0 से बड़ा है, a इज ग्रेटर देन 1 और d इज लेस देन 1, तो वो क्वाड्रेटिक की वैल्यू x बिलोंग्स टू r, x के हर वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका d चेक कर लीजिए, d इसका है 25 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1, यानी 25 माइनस 64। ऑब्वियसली इसका d पता चल रहा है कि d आपका लेस देन 0 आएगा, d आपका लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, और a आपका ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। d यदि लेस देन 0 है, d यदि, इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा, इसका कर्व ऐसा बनेगा, इसका कर्व ऐसा बनेगा, मतलब x की किसी भी वैल्यू पर ये कर्व हमेशा ऊपर ही रहेगा लाइन से। d लेस देन 0 आने का मतलब कि ये कर्व x एक्सिस को एक भी जगह पर कट नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो x बिलोंग्स टू r, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए आप कॉमन निकालेंगे तो एक जगह पर कॉमन आया 2 3, एक जगह पर कॉमन आया 2 से 3, और दूसरी जगह पर कॉमन आ रहा है सब कुछ। तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, 2 से 3, फाइनल आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन ब्रैकेट के साथ, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ जिन बातों को याद रखना है वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं होते ये। कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि लॉग का जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात, लेकिन लॉग यहां पर भी लिखा हुआ है तो इस लॉग का भी आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने दोनों बातें एक साथ सॉल्व करी, दोनों का जो भी कॉमन आंसर आया वो अपना फाइनल आंसर है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सम बताता हूँ, नेक्स्ट सम के बाद अपन और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट सम करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट करना है, ध्यान रखो। तो अब मैं डोमेन का आपको आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको रेंज के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी आप डोमेन का ये क्वेश्चन देखिए, किस तरीके से डोमेन का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन है
द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब जरा देखिए हर क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा हूं। यहां पर बेस आ गया x और यहां पर लिख दिया cos x, आर्गुमेंट लिख दिया cos x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू आपको सिर्फ -पाई से लेकर पाई तक देखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है -पाई/2 से लेकर पाई/2, लेकिन 1 को छोड़ दीजिए। दूसरा ऑप्शन है -पाई/2 से लेकर पाई/2 क्लोज ब्रैकेट के साथ, इसमें भी 1 को छोड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन है -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, 1 को लीजिए नहीं लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन ब्रैकेट, आई एम सॉरी। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है, नॉन ऑफ दीज 4 ऑप्शन है, वो आपको देखना है। अब बहुत कंफ्यूजन है इस समय, यदि आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो बहुत चीजें आपको परेशान करेंगी इसमें। क्वेश्चन है लॉग, क्योंकि बेस में एक्स दे दिया है, बेस एक्स और ये कॉस एक्स, पर जो बातें हम जानते हैं सिर्फ उस पर बेसिस, यदि बेसिक मानकर उसको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर हाँ, वो बातें अपने दिमाग में होनी चाहिए। जैसे मैं ये बता सकता हूं आपको कि यहाँ पर x है, इस x की वैल्यू मैंने आपको बताई है, या तो 0 से 1 के बीच होगी, या फिर 1 से इनफाइनाइट होगी, या 1 से इनफाइनाइट होगी। ये x के बारे में हो गया, ये किसके बारे में हो गया, x के बारे में हो गया। फिर log का जो आर्गुमेंट है, दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप जरा देखिए, यदि cos का मैं ग्राफ बनाऊं, मान लीजिए यहां पर -पाई है और आपको यहां पर पाई है, सिर्फ पाई से -पाई से पाई तक बनाना है, तो ग्राफ आपका हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। लेकिन cos की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी लाइन से ऊपर, और 0 से नीचे छोटा का मतलब यहां पर। तो cos की वैल्यू 0 से बड़ी कहां पर है, यहां पर है, ये देखिए, ये यानी -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, यानी x की वैल्यू -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक यदि आप ले लें क्लोज ब्रैकेट के साथ, -पाई/2 से पाई/2 तक ले लेंगे तो क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं क्या, क्योंकि cos की वैल्यू 0 कहां पर होगी, cos 90 पर, 90 पर, तो पाई/2 नहीं ले सकते, पाई/2 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि cos पाई/2 पर क्या हो जाएगा, 0, और 0 आपको नहीं लेना। तो ये अपना आंसर आया यहां से। अब इसको यदि मैं दोनों को मिक्स करूं कि दोनों में कॉमन आंसर क्या है, तो एक आंसर है -पाई/2, पाई का मतलब होता है 3.14, तो 3.14 का जो हाफ हुआ वो -1.57 हुआ, ये हुआ -1.57, इसका मतलब -पाई/2, और एक है पाई/2 यानी 1.57, ये है पाई/2। दूसरा कहीं 0 होगा, कहीं 1 भी होगा, 0 1 भी लेना है। देखिए यहां से जो आंसर आया, यहां से आंसर आया 0 से 1, 0 से 1, ना 0 को लेना ना 1 को लेना, उसके बाद 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 को नहीं लेना, उसके बाद इनफाइनाइट, ये आंसर है पहला आंसर। दूसरा आंसर है -पाई/2 से पाई/2, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, और पाई/2 को नहीं लेना। यानी फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर आपका हुआ जो कॉमन है, एक तो ये चीज कॉमन है, ये कॉमन है, और ये सिर्फ 1 को छोड़ देना, यानी फाइनल आंसर जो आपका हुआ x बिलोंग्स टू, वो हुआ 0, 0 को नहीं लेना, 0 से लेकर पाई/2 तक पूरा आंसर, 0 से लेकर पाई/2 तक ये आंसर है, 0 से लेकर पाई/2 तक, पाई/2 को आपको यहां पर नहीं लेना है, यहां पर लेना, यहां पर नहीं लेना, इसका मतलब नहीं लेंगे आप, लेकिन माइनस कर दीजिए 1 को, 1 नहीं लेना, 0 से पाई/2 के बीच में आप सब कुछ ले लीजिए, क्योंकि ये कॉमन ही आ रहा है, सिर्फ 1 को नहीं लेना, तो 1 को माइनस कर दीजिए। तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, यहां पर -पाई/2 से पाई/2 है, फिर 1 को माइनस किया, लेकिन यहां पर हमारा 0 से पाई/2 आया है, यहां पर भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यहां पर भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, यहां पर भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब अपना आंसर है नॉन ऑफ दीज, अपना आंसर है नॉन ऑफ दीज। आंसर आएगा 0 से पाई/2। जरा देखिए ना, कॉमन क्या है, 0 से पाई/2,
ये दोनों में है, ये दोनों में है, 0 से पाई बाय 2 दोनों में है, सिर्फ 1 को नहीं लेना क्योंकि 1 पर ओपन है, तो 1 को नहीं लेंगे, 0 से पाई बाय 2 तक की सभी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 0 से पाई बाय 2 माइनस 1 को नहीं लेना, तो बस ये फाइनल आंसर हो गया अपना। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आया है इसमें आंसर। तो मैंने डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अब आप बाकी के क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको, है ना।